जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं फिर आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुड़गांव कैसे कब क्यों आया। मैं सर्विस करता था प्लानिंग कमीशन में, जो आज नीति आयोग बन गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र था। जब मुझे बढ़िया फ्लैट मिला हुआ था चाणक्यपुरी में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, नो पावर कट, नो वाटर कट, इतनी बढ़िया वो थी। पता था रिटायर करना है। मैं पोस्ट पे तो काफ़ी अच्छी था, पर आपको पता है गवर्नमेंट में सैलरीज कुछ खास नहीं होती। खासकर उन दोनों तो बहुत कम थी, अब तो फिर भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने दिल्ली में द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था कि रिटायर करेंगे, गवर्नमेंट का मकान छोड़ना पड़ेगा, उधर जाएंगे। मैंने रिटायर किया तो 1 जनवरी 2019 को, 2002 को। मेरे बाद मेरी आंटी को गवर्नमेंट मकान मिला आर के पुरम में। उसने मेरे से 1 साल बाद रिटायर किया। जब उसने भी रिटायर किया, हम सोच रहे थे कि अब द्वारका जाएंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ अपना सामान भी उधर शिफ्ट कर दिया था। एक दिन गुरुजी मुझसे पूछते हैं, तू अब कहाँ? मैंने कुछ नहीं बताया या मांगा या बोला, तू अब कहाँ जाएगा? मैंने कहा गुरुजी द्वारका में एक फ्लैट लेके रखा है, वहाँ जाऊँगा। कहते हैं नहीं, द्वारका नहीं, तू गुड़गांव आ जा। गुड़गांव में तू 500 गज का प्लाट लेके वहाँ अपना मकान बना। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा मेरी हैसियत कहाँ है कि गुड़गांव में 500 गज का प्लाट लेके और उस पर मैं बनाऊं। ना मेरी फाइनेंशियल हालत ऐसी थी, ना इतनी एग्जर्शन। मकान बनाना कोई जोक नहीं है। मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगा। अच्छा फिर, पर गुरुजी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, हम जैसे ही घर जा रहे थे, मैंने डिस्कस किया। मैं अर्ली 48 में पाकिस्तान से आ गया था, तब से मैं दिल्ली में रहता था। मैंने कहा 48 से लेकर अभी तक मैं कोई 53-54 साल दिल्ली में रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया। और उन दिनों तो गुड़गांव का इतना कोई नाम वाम भी नहीं था, वो छोटा सा गांव जैसा था। अब वो कैपिटल ऑफ इंडिया छोड़ के मैं एक छोटे से गांव में चला जाऊं? मुझे और मेरी आंटी दोनों को ये बात नहीं जची। पर खैर गुरुजी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो तो जानी जान है, सब जानते हैं। वो तो आपके मन की हर बात जानते हैं। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ तो गुरुजी कहते अच्छा छोड़ो गुड़गांव को, तुम दिल्ली में ही कहीं ले लो। ऐसा करो, ग्रेटर कैलाश में एक फ्लैट ले लो। हम दोनों को वो आइडिया बहुत जच गया कि हाँ, ग्रेटर कैलाश पॉश एरिया ऑफ दिल्ली, वहाँ रहेंगे। वहाँ देखना शुरू किया तो जो मेरी हैसियत थी, हमने देखा वो जो बिल्डर्स होते हैं ना, कोई पुरानी बिल्डिंग लेके तोड़ दी, उसमें 12 या 16 फ्लैट्स बना दिए। उसमें से वो उनमें से कोई एक में अफोर्ड कर सकता था, उससे बड़ा नहीं। अगर मैं अपनी गाड़ी रखूंगा तो बेटे की गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी। हमने सोचा नहीं, ये बात तो नहीं जची। गुरुजी समझ गए कि अब इनको थोड़ी अकल आ गई है। कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो, तुम गुड़गांव आ जाओ। अच्छा फिर हमने सोचा कि मैं रिटायर कर चुका हूँ, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी है, दोनों बूढ़े। बच्चों का आजकल कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारे साथ रहती हैं या नौकरी की वजह से कहीं और चले जाते हैं। अगर किसी सोसाइटी में हो ना, तो सिक्योरिटी के ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। पर गुरु जी को हमने कुछ नहीं बोला, वो हमारे मन की बात समझ गए। अगली बार गए, कहते नहीं ऐसा छोड़ो, तुम यहाँ गुड़गांव में किसी सोसाइटी में ले लो। ऐसा करो, MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक बढ़िया सोसाइटी है, हेरिटेज, आप उसमें ले लो। मुझे किसी आंटी का भी नाम बताया कि उससे जाके मिलो, और उसने फिर मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर का भी बताया कि ये अच्छा है। हमने वहाँ देखना शुरू किया।
हमने कहा जितनी अपनी पूंजी थी, इतने सालों की बची हुई रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब उस एक फ्लैट में लग जाएंगे और हमें अपने फर्नीचर लेने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। पर यार सारी जिंदगी पूंजी पूंजी इसमें लग जाएगी और एक फ्लैट मिलेगा, ना जमीन हमारी ना छत हमारी। दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी यही कहा, यार तुम कर क्या रहे हो, ऐसी गलती मत करो। तब हमने सोचा नहीं ये तो ठीक नहीं है, प्लाट लेके बनाते हैं। तब मैंने एक ब्लंडर कर लिया। गुरुजी को मैंने किसी तरह बोला, गुरुजी थोड़ा छोटा प्लाट ले लूं, तो गुरुजी मान गए। अच्छा 360 गज का प्लाट ले लो। वो 360 गज के यहाँ पर थे। उन्होंने मुझे एरिया भी बताई, सुशांत लोक 1 गुड़गांव में। मैंने वहाँ देखना शुरू किया और एक प्लाट हमें पसंद आया, उसका बयाना भी दे दिया हमने। शाम को हम कागज़ लेके गए गुरुजी के यहाँ ब्लेस करवाने। मैं वहाँ पहुँचा, मैं अपना मुंह खोलूं या इवन गुरुजी को माथा टेकूं, उससे पहले गुरुजी मुझे कहते हैं ओ सुटेनु फ्रॉड पार्टी है। मैं दंग रह गया। बाद में हमें पता चला कि हाँ वो सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लॉट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा हुआ था और कोई और हमें वो प्लॉट बेच रहा था। और गुरु जी की कृपा से ऐसी फ्रॉड पार्टी से भी हमें अपना बयाना वापस मिल गया। फिर हमने और प्लॉट देखना शुरू किए। एक प्लॉट पसंद आया, गुरु जी को बताया, गुरु जी कहते हैं हाँ हाँ ये ले लो। हमने वो प्लॉट ले लिया। अब देखिए गुरु जी की कृपा। उन दिनों सुशांत लोक में सी ब्लॉक बहुत कंजेस्टेड था और बहुत कॉस्टली, वेल डेवलप बहुत कंजेस्टेड था। बी ब्लॉक उससे सस्ता और एक ए ब्लॉक उससे सस्ता। हमने ए ब्लॉक में ले लिया। आज एमजी रोड नेशनल हाईवे की वजह से और ये जो मेट्रो आ गई है, बी उससे सस्ता, सी उससे सस्ता। हमें गुरुजी ने सबसे कम रेट पे दिलाया और आज ये सबसे महंगा है। अच्छा फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम सोचा अब शुरू किया जाए। मेरे पास जो मेरी हैसियत थी, मैंने कहा मेरे पास बस आधी फ्लोर बनाने के पैसे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमने सोचा चलो नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करवाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि 3 फ्लोर्स बनाएं। बाद में जब पैसा होगा बना लेंगे। नक्शा तो एक बार 3 फ्लोर का पास करवा लेते हैं। 3 फ्लोर का नक्शा बना लिया, वो पास करवा लिया और हमने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया। एक दिन गुरुजी हमसे पूछते, मेरे से फिर पूछते हैं तू पहले कहाँ रहता था। मैंने बताया गुरुजी पटेल नगर में पिताजी का मकान था, उसमें रहता था। जब हम पाकिस्तान से आए थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको रिफ्यूजी कोटा में पटेल नगर में एक मिला था। मैंने कहा वहाँ मिला था, वहाँ रहता था। कहते हैं अच्छा। बस हुआ ये कि हम 8 भाई बहन हैं, हम में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था कि अगर उस प्रॉपर्टी को बेचें तो प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे। कोई भाई सिस्टर्स को शेयर नहीं देंगे, उनको तो पिताजी ने डाउरी दी थी। कोई कहता नहीं नहीं उनको भी देना चाहिए। मेरे पिताजी की डेथ हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए थे। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के पास था और वो ऐसा हीरो था। कहता है तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इस मकान में पैर तो रख के दिखा दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कब सेटलमेंट होगा, कब मुझे उससे कुछ पैसे मिलेंगे। और जो गुरुजी ने सिर्फ मेरे से इतना पूछा कि पहले कहाँ रहते थे, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। और सून इनफ सब भाई बहनों में फैसला हो गया कि अगर ये मकान बेचे तो पैसे ऐसे डिसाइड करेंगे। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है, वो दिल्ली आई हुई थी। वो मुझे फ़ोन करती है कि ये मकान बेच रहे हैं क्या, बेच दिया है। बयाने में से तुम्हारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख की कल अपनी छोटी बहन जिसके यहाँ वो रुकी हुई थी
वो आनंद विहार में रहती थी। उसके साथ तुम्हें 5 लाख उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज रही हूँ बयाने में। सारी वहाँ से पैसे आते गए और मेरा मकान बनता गया। फिर भी 3 फ्लोर्स बनाने के लिए हमारे पास इनफ पैसे नहीं थे। धीरे धीरे करके सब मेरी एक एक करके फिक्स डिपॉजिट्स भी ख़त्म होने लगी। मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता था, योजना भवन में, पटेल चौक दिल्ली पे। उसी बिल्डिंग में बैंक थी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसमें मेरा अकाउंट था। एक दिन वो मैनेजर मेरे को हंस के कहता है, जेठरा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया मेरी तो आज ये हालत है कि मुझे लोन की ज़रूरत पड़ गई है। एग्जैक्टली ऐसी बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दिला दिया, मैंने फॉर्म भर के दे दिया। मैं रिटायर कर चुका था, आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे लोगों को कोई बैंक टच नहीं करता। ये नेशनलाइज बैंक, नो रनिंग अराउंड, नो चेजिंग, नो इन्फ्लुएंस, और गुरुजी की कृपा से मेरा लोन सेंक्शन हो गया। रिजल्ट ये कि जहां मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं थे, मेरी 3 फ्लोर्स बन गई। उसमें से एक में हम मियाँ बीबी रहते हैं आज, 2 फ्लोर्स किराए पे हैं। उस किराए से धीरे धीरे वो लोन भी चुकता हो गया और आज मैं गुरुजी की कृपा से 3 फ्लोर्स का मालिक हूँ। ये हैं मेरे गुरुजी। मैं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में क्या बताऊं। इतना देते हैं, इतना देते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। और बिन मांगे, बिन कुछ बताए, वो तो साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। वो न सिर्फ आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, देते सब हैं। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बेटी की शादी करवानी है, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ और चाहिए, सब देते हैं। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। कहते हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या करोगे। उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर आपको लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हैं, रोज़ 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, ऐसी ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, नौकरी, प्रमोशन, शादी, मकान, जो भी आपको चाहिए वो जानी जान है। क्या दे सकते हैं? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। जिसको फेलोपियन ट्यूब नहीं है उसको भी बच्चा दे दिया। बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर, आप ठीक हो गए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरु जी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरु जी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। इतना रहम करती हैं हमारे पास, इतना देते हैं, इतना देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ अपना। गुरु जी कहते हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरी प्लानिंग से होता है, मेरी मर्जी से होता है। मैं आपको बताऊं, 22 सितंबर
2017 फ्राइडे का दिन था। मेरे बड़े मंदिर में लंगर की सेवा होती है, मैं लंगर सेवा कर रहा था। वहाँ सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लेफ़्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, मैं गिर जाऊंगा। लेफ़्ट आर्म लटक रही है, उसमें कोई शक्ति नहीं है और मेरी स्पीच गई। मेरी आंटी डॉक्टर है, तो वेरी क्लियर साइंस कि ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी तरह सेवादारों को बोला कि मुझे मेरी आंटी के पास, समझाया कि मुझे मेरी आंटी के पास लेके जाओ। वो जो कोई 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे वो भी सेवा कर रही थी। अब देखिए गुरुजी की प्लानिंग। मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना था, पर गुरुजी ने कैसे सर्कमस्टेंसेस चुने। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर और कहीं पर भी मुझे ये हुआ होता तो हम फंस गए होते। जब तक एम्बुलेंस हो जाती, एम्बुलेंस आती, पता नहीं क्या हो जाता। पर गुरुजी ने ऐसी जगह पे मुझे ये करवाया जहाँ चारों तरफ मेरे सेवादार हैं, और आप सब जानते हैं वो कितने हेल्पफुल कोऑपरेटिव होते हैं। सेवादार मुझे मेरी आंटी के पास लेके गए, मेरा हाथ पकड़ के। जिस तरीके से मैं चल रहा था, सामने से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। वो देख के समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरु की जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे। वो निकाल के मुझे देता है, अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं की वहीं मिल गई। उससे कोई 14-15 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। उस डॉक्टर को हमने फ़ोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं इमरजेंसी एडमिशन के लिए। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है, कोई आपको घुसने ही नहीं देगा। अच्छा होगा किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला कि अंकल प्लीज़ एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए और 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, उन 2 गाड़ियों में निकले। हमने डिसाइड किया फोर्टिस वसंत कुंज में जाते हैं। रात के लगभग 9 बजे थे, नवरात्रे चल रहे थे। छतरपुर रोड पे आप जानते हैं ट्रैफिक का क्या हाल होता है, कितने जैम्स होते हैं क्या। गुरु जी की कृपा से हमें कहीं भी ज़रा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिली और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज में पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन किया कि पापा को ये हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा एंड्रूसगंज में रहता था उस टाइम। वो, उसकी आंटी, 2 छोटे बच्चे तैयार हुए। उनको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, जहाँ पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। बहुत जैम्स रहते थे। अरविंदो मार्ग, यूसुफ सराय मार्केट, सारा नटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स। गुरु जी की कृपा से उसको भी कहीं भी ज़रा सी ट्रैफिक या रेड लाइट नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गया। और जब तक हम पहुंचे वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पे स्ट्रेचर और सिस्टर्स लेके हमारे रिसेप्शन के लिए खड़ा था। मुझे ये अंदर ले गए फटाफट। मेरा एक कहते हैं जी हाँ ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर छोटा सा क्लॉट था, वो मूव कर गया था, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर आप खतरे से बाहर हैं। और तब तक एवरी मिनट मैं बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। कहते हैं जी चलो हम आपको 4-5 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आपको आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। हमने सोचा मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, मैं खड़ा रह सक रहा हूँ,
और ये मुझे आईसीयू में रखेंगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं, हमको एम्स में ज़्यादा विश्वास है, हम एम्स जाएंगे। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया और हम एम्स गए, जहां हमें वार्न किया गया था कि यहाँ आप घुस नहीं सकोगे। बेटे की गाड़ी में हम एम्स गए, उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया, एक आध और टेस्ट किया, कंफर्म किया कि हाँ ब्रेन स्ट्रोक तो था पर आप खतरे से बाहर हो। 2-2.5 घंटे के बाद मुझे कहते हैं, अंकल इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लो। गुरु जी की कृपा से मुझे वो बिस्तरा भी मिल गया। मैं वहाँ एडमिट हुआ। सैटरडे को मेरा एक का टेस्ट और हुआ, सब ठीक। संडे को बोलते हैं जी आज तो कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। मैंने कहा फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमें शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ। हमने शॉर्ट लीव ले ली और हम बेटे के यहाँ एंड्रूसगंज चले गए, वहाँ पर रहे। अगले दिन सवेरे मंडे मॉर्निंग को फिर यहाँ आए, मेरा एक आध टेस्ट और किया, कंफर्म किया कि हाँ ब्रेन स्ट्रोक था पर छोटा सा क्लॉट था, वो हम लोकेट नहीं कर पा रहे, आप एकदम खतरे से बाहर हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, आपके हम 2-3 टेस्ट और करेंगे और आपको फिजियोथेरेपी अच्छी खासी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने के लिए, तब आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकेंगे। हमने पूछा ज़रूरी है ये टेस्ट हम यहाँ रह के ही करवाएं? कहते हैं नहीं नहीं, जब मर्जी आके टेस्ट करवा लेना। हमने उसी दिन मंडे इवनिंग को वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए, गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट एकदम ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई और मैं आपके सामने भला चंगा हूँ। इस बात को आज 4 साल होने को आ रहे हैं, मैं एकदम ठीक ठाक, नथिंग टू वरी अबाउट। गुरुजी बैठे हैं ना, डॉक्टरों के डॉक्टर, जो कहते हैं कि मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। अच्छा, हम मंडे नाइट को वहाँ से डिस्चार्ज हुए। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि उस फ्राइडे मॉर्निंग को हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा यार 3 दिन पहले तो ये सब हुआ है, फ्राइडे मॉर्निंग को हम हरिद्वार ऋषिकेश घूम जाएं, ठीक नहीं लगता। बेटे को बोला कि बेटा आप चले जाओ, हम नहीं चलेंगे। कहता है पापा अगर आप और मम्मी नहीं चलोगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बाद में जाएंगे सब एक साथ। हमने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएंगे, पर उसको छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उसको बड़ा फील होगा कि दादू की वजह से हमारा ट्रिप भी गया। हमने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को हम ऋषिकेश गए, सारा दिन ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को हम हरिद्वार घूम के आए। संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे हम नहाने गए। बेटे को किसी फ्रेंड के लिए गंगा जल लेना था। उसने सोचा जितना किनारे से दूर लूँगा उतना साफ मिलेगा। वो एक कैन हाथ में लेके गया जल लेने। एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको पकड़ के बहुत संभल संभल के एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा या पांचवा कदम उसने रखा तो लुढ़क गया। वहाँ रिवर बेड सडनली डाउन था, वो लुढ़क गया। एक गोता लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। यहाँ उसके माँ बाप, आंटी और बेटी चारों चिल्ला रहे हैं अरे भाई वो डूब रहा है, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ वो डूब रहा है। कोई सामने नहीं आया और जिस तरह से वो गोते खा रहा था, विश्वास कीजिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो किसी तरह से भी बच सकता है। सारी उम्मीद छोड़ के हम बस चिल्ला रहे थे। अचानक वो बड़े आराम से बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने कहा अरे भाई तुम बाहर कैसे आ गए? कहता है मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने बोला गुरुजी बताओ, पता नहीं कैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन थी
और वो ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाद में हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है और संभल के जाइए। और 2 दिन पहले वहाँ 3 लड़के डूब चुके थे। पर गुरुजी तो आपके साथ अंग संग रहते हैं, आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग रहते हैं, वो जो सब करते हैं। बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, और गलती से भी उनसे कभी कुछ मांगना नहीं। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। क्यों नहीं मांगना, मैं आपको इसके भी रीजंस बताता हूँ। नंबर 1, जब आप मांगेंगे, जो चीज़ आप मांग के लेती है ना, वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास परमानेंट नहीं रहती। वेयरएज वो खुद देंगे तो वो परमानेंट है, वो हमेशा आपके पास रहेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे तो आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं वो जो आप मांग रहे हैं आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है, पर वो सब जानते हैं, वो तो मेरे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का सब जानते हैं, वो मुझे वो देंगे मेरे पूरे परिवार के लिए बढ़िया है। मैं आपको इसका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। सन 2000 वेरी अर्ली का, मेरा जो सबसे छोटा भाई था, 50 साल का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी सी बीमारी होती है, आराम से वो हो जाती है। उन दिनों हम गुरुजी को बताते थे, मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहती है उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं दंग रह गया। मैंने कहा गुरुजी के लिए निमोनिया से ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। मेरे बेटे को लाइलाज कैंसर था, उसको सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, और इसको कह रहे हैं जाने दे। मैं तो हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लग गया, कुछ बोलने लायक नहीं रहा। उन्होंने मेरी एक्सप्रेशन देख के मेरे को समझाया, कहते हैं मैं इसको बचा तो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर मैंने इसको बचा लिया तो ये अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसीलिए इसको जाने दो। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर अपनी फैमिली का। उसकी वाइफ हाउस वाइफ थी, नॉट वर्किंग। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था गांधीधाम में, लोन लेके। वो लोन अभी, मैंने कहा ये तो अगर मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, पर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर उसे बचाया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। 2-3 दिन में उसकी डेथ हो गई। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने अपनी पढ़ाई खत्म हो गई, शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। ये गुरुजी को पता है कि कब कहाँ क्या कैसे होने वाला है, इसीलिए उन पे छोड़ दीजिए। बस यहाँ आते रहिए, और कुछ भी हो अपना विश्वास मत तोड़ने दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना विश्वास कायम रखिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ करवा देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए अगर वो जो आपको चाहिए वो दे रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं, तो खुश होइए, उनका शुक्राना कीजिए कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, आपको तकलीफ परेशानी में रख रहे हैं,
तो भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र बनाओ। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ आते रहिए, अपना विश्वास मत डोलने दीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।